नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर आयशा मारवा के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन सुनाई देता है। जब आयशा मारवा अब अपने फ़ोन को उठाती है और वो उसे अब देखती है तो उस फ़ोन को देखते ही अब उस नोटिफिकेशन में जब वो मैसेज वो देखती है तो उसे देखकर तो उसका फ़ोन उसके हाथ से ही नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो यही सोचती है कि इतने सालों बाद ये वापस भी आई तो ऐसे आई है। इधर आयशा मारवा के मन में बहुत सारे सवाल थे। वो यही सोच रही थी कि जब रोहित 10 साल का था तब कार एक्सीडेंट में माँ की मौत हो गई थी। आज तक माँ की बॉडी नहीं मिली है और उनकी मौत का राज भी मेरे सामने नहीं आया है। एक वही तो थी जिन्होंने रोहित को संभाला था। आज आयशा के मन में यहाँ पर एक तूफान आया हुआ था। देखते ही देखते ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। आज अनिका की आंख जब अपने रूम में खुलती है तो उसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही थी, क्योंकि अनिका को 2 दिन पहले होश आया था, लेकिन अब 2 दिन बाद उसकी आंखें फिर से खुलती है। उसे पता था कि किंग ने जो डोज उसे दिया था उसकी आउटर हीलिंग में तो टाइम लगेगा ही, लेकिन इनर हीलिंग उसकी हो चुकी थी। अनिका अब अपने रूम में ही अब अपने धीरे धीरे बेबी स्टेप ले रही थी, क्योंकि अब वो धीरे धीरे खुद अपने पैरों पर चलने की कोशिश कर रही थी। तो वहीं उसकी नज़र जैसे ही अब अपने बेड पर लेटे हुए रोहित पर जाती है तो वो अब अपने छोटे छोटे कदमों को अब रोहित की तरफ बढ़ा देती है। और कुछ देर में अब अनिका रोहित के बेड के बिल्कुल ही पास चली जाती है और वहां पहुंचने के बाद अब वो रोहित के पास जाकर अब बैठ जाती है और अब वो रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, और कितना सोने का इरादा है आपका? चलिए चलिए देखिए, प्लीज़ अभी उठ जाइए ना, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। प्लीज़ अब अपनी आंखें खोलिए। हम तो सिर्फ उन लोगों को सामने लाना चाहते थे ना जो राजीव चाचा और उसके ग्रुप के पीछे थे, लेकिन मिस्टर मारवा देखिए ना, वो सर जी खुद हमारे सामने आ गए हैं। हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। अनिका भी ये सब बातें अभी रोहित को जगाने के लिए कहती है, इसलिए अनिका अब रोहित से फिर से कहती है, जल्दी से उठ जाइए मिस्टर मारवा, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। अभी अगर यहाँ पर रिया आएगी ना और वो 4 पेज का अगर आपको लेक्चर सुनाएगी तब आपको पता चलेगा। मिस्टर मारवा देखिए ना, मैं भी अपने होश में हूँ। अब आपको भी तो होश में आना होगा। अब ऐसे कब तक ऐसे ही लेटे रहेंगे? यानी का भी रोहित से ही बातें कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ इधर अंजलि मामी अपने रूम में आज तैयार हो रही थी। उन्हें किशन मामा तैयार होता हुआ देखकर कहते हैं, क्या वाकई में तुम राज्यसभा में जाना चाहती हो अंजलि? किशन मामा की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है। माना कि वो यहाँ की रानी है, साथ ही साथ और वो एक माँ भी तो है। इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, क्या अलीशा के लिए राजीव खड़ा हुआ है ना, तो फिर तुम्हें वहाँ पर जाने की क्या ही ज़रूरत है, क्योंकि राजीव भी तो खुद उसका पिता है। और ये बात तो अब किसी से भी नहीं छिपी है। और आकाश भी तो उसी के लिए वहाँ पर है ना। अब किशन की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, राजीव उसके पिता हैं और आकाश उसका भाई है। वो दोनों अपना फ़र्ज अपनी अपनी तरफ से निभा रहे हैं। मुझे भी अब अपना फ़र्ज निभाना होगा, क्योंकि जिस तरह से राजीव एक पिता का फ़र्ज निभा रहा है और आकाश एक भाई का, तो मुझे भी एक माँ होने का फ़र्ज निभाना होगा। किशन, वो बात अलग है कि मैंने अपनी बेटी की परवरिश नहीं की है, मुझे क्योंकि इतने सालों के बाद पता चला है। लेकिन जब मुझे पता चला है तो मैं अपनी बेटी को ऐसे अकेली कैसे छोड़ दूं? मेरी बच्ची को आज मेरी ज़रूरत है। अंजलि मामी की इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, देखो अंजलि, अलीशा के साथ उसकी माँ खड़ी है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि तुम उसकी जन्म देने वाली माँ हो, लेकिन तुम ये भी तो देखो ना कि उसकी परवरिश करने वाली माँ भी तो उसके साथ ही खड़ी है।
और आज तो बस शीला, दमयंती और महेंद्र पीरामल को सजा ही मिलेगी। तुम्हें दमयंती की शर्त तो पता ही होगी ना। अब उसकी इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है कि मैं इस बार उस शीला और दमयंती को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये दोनों ही औरतें सच में बहुत ही खतरनाक है। लेकिन अब बहुत हो गया। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। जो उन्होंने मेरे साथ किया है ना, वो मैं उन्हें अपनी बेटी के साथ बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। अरे वो ऐसे कैसे उसकी बेटी को छीन सकती हैं। यहाँ किशन मामा और अंजलि मामी में अभी बातें हो ही रही थी, क्योंकि किशन मामा यहाँ पर अंजलि को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि उसे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अंजलि माँ अपने एक माँ होने के नाते अब अपनी उस ममता के कारण विवश थी, इसलिए अब उसे किशन की बात को टालते हुए भी वहां पर जाना पड़ रहा था। तो वहीं इधर आकाश गुलेरिया अपने रूम में ही रेडी हो रहा था। अब आकाश भी अपने रूम में रेडी होते हुए यही सोचता है कि ये शीला आंटी अगर अनिका की मासी नहीं होती ना, तो मैं उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाता। मैं उन्हें ऐसे सबक सिखाता कि वो फिर कभी भी किसी को भी परेशान करने की नहीं सोचती। इस बात पर अब यहाँ पर आकाश ये सब सोच रहा था और साथ साथ वो अपने मुंह से भी बड़बड़ा रहा था, जिसे वहाँ पर मौजूद श्रेया ने सुन लिया था। आकाश की इस बात को सुनकर अब श्रेया कहती है, इट्स ओके आकाश, हमें बस आलिशा का साथ देना है। अब श्रेया की इस बात पर अब आकाश गुलेरिया कहता है, हाँ वो तो हम साथ में ही हैं, क्योंकि अब हमारी बहन के लिए चाहे सिचुएशन जो भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, हम हमेशा ही उसका साथ देंगे। ये कहते हुए कि अब आकाश भी अपने रूम से बाहर निकल कर जाने लगता है कि तभी जैसे ही वो बाहर जाता है उसकी नज़र अब सामने से आ रही अंजलि मल्होत्रा पर जाती है, जो क्योंकि अंजलि भी यहाँ पर पूरी तरह से रेडी थी वहाँ पर जाने के लिए। अंजलि मल्होत्रा को इस तरह से रेडी देखकर आकाश अब अपने कदमों को वहीं पर ही रोक लेते हैं। कुछ देर के बाद जब अंजलि मामी वहाँ पर उनके पास पहुँचती है तो उन्होंने अब आकाश को देखकर अब वो कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अंजलि मामी की इस बात पर अब आकाश गुलेरिया कहता है, आपको पता है ना कि वहाँ पर राजीव चाचा भी होंगे, तो क्या आप उन्हें फेस करना चाहेंगी। अब आकाश की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, हाँ मुझे पता है कि राजीव वहीं पर ही मौजूद होंगे और मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वहाँ पर कौन होगा और कौन नहीं, क्योंकि मैं तो वैसे भी सिर्फ आलिशा के लिए वहाँ पर जा रही हूँ और वैसे भी आलिशा राजीव को अपने साथ ही रखेगी और इस बात को मैं अच्छी तरह से अब एक्सेप्ट भी कर चुकी हूँ, क्योंकि भले ही मेरे और राजीव के इक्वेशन भले ही अलग क्यों ना हो, भले ही अब हम एक दूसरे से अब कनेक्टेड नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो वो है तो उसका पिता ही। वो एक पल के लिए भी अपने पापा को आलिशा अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहती है, इसलिए अब मुझे भी इस चीज़ से कोई ऐतराज़ नहीं। अब यहाँ पर अंजलि मामी की इस बात पर अब आकाश कहता है, मुझे इसकी वजह पता है कि आखिर वो उसे क्यों अपने साथ रखना चाहती है। अब आकाश की इस बातों को सुनकर अब सवालिया नज़रों से अंजलि मल्होत्रा अब आकाश की तरफ देखती है। अब आकाश ने भी अंजलि की नज़रों को पढ़ते हुए जान लिया था, इसलिए वो अब कहता है, लास्ट टाइम जब वो दूर हुए थे तो वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, उनकी कितनी बुरी हालत हो गई थी, उन्हें एक अधमरी हुई हालत में वहाँ पर रखा गया था। इसलिए आलिशा ने शायद अब ऐसा डिसीजन लिया है कि वो अब राजीव को अपने साथ ही रखेगी, ताकि फिर से दुश्मन उन्हें फिर से किसी भी तरह की कोई चोट ना पहुंचा पाए। इधर अंजलि मल्होत्रा और आकाश गुलेरिया दोनों ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे और अब ऐसे ही बातें करते हुए ही वो अब एलिवेटर से सीधा ही नीचे आ जाते हैं, क्योंकि अब आकाश भी समझ चुका था कि अंजलि मल्होत्रा यहाँ पर आलिशा के पास जाने से नहीं रह सकती हैं, इसलिए अब वो भी उन्हें ले जाने के लिए मान गए थे। तो वहाँ पर अब मयूर और करण गुलेरिया दोनों ही उनका पहले से ही वहाँ पर वेट कर रहे थे, क्योंकि मयूर और करण गुलेरिया ये दोनों भी वहाँ पर जाना चाहते थे। करण गुलेरिया ने जब वहाँ पर अंजलि को देखा तो अब करण गुलेरिया एक पल के लिए तो हैरान हो जाते हैं कि क्या अंजलि भी वहाँ पर जाना चाहती है। इसलिए जब अंजलि और आकाश दोनों ही अब उनके पास पहुँचते हैं तब करण गुलेरिया अब अंजलि मामी से कहते हैं
अंजलि, क्या तुम श्योर हो? मेरा मतलब है कि वहाँ राजमहल में जाने के लिए क्या सच में तुम वहाँ पर जाना चाहती हो? सब कुछ जानते हुए भी। अब करण की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती हैं, हाँ मैं श्योर हूँ। अब हमें चलना चाहिए क्योंकि अब हमें लेट हो रहा है। एंड यू डोंट वरी, मैं सब संभाल लूँगी। यहाँ ये बातें करते हुए वो सभी अभी अपनी उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और अब गाड़ी भी धीरे धीरे अब पहले से बाहर आ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर बच्चों के रूम में किंग रोहित बनकर रह रहे थे, तो वहीं स्वाति अनिका बनकर रह रही थी। ये दोनों ही जानते थे कि रोहित और अनिका के रूम में वो दोनों ही हैं और वो भी जख्मी हालत में। यहाँ किसी को भी उनके ऊपर शक ना हो, इसलिए वो दोनों भी बच्चों के साथ ही रहने लगे थे। इधर स्वाति मल्होत्रा प्रिया को नई एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बताती थी, तो वहीं किंग आर्यन और अलेक्जेंडर को चेस खेलने में उनकी हेल्प करते हैं। और इधर दोनों के ही इंटरेस्ट के हिसाब से उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से ये बच्चों के कमरे में ही रह रहे थे, जहां अलेक्जेंडर अब उनके साथ रहकर साइंस से रिलेटेड अब क्वेश्चंस को उनसे पूछ रहा था। तो वहीं आर्यन अपने मैथमेटिक्स के। यहाँ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए स्वाति मल्होत्रा को अब याद आता है कि उन्हें तो अनिका और रोहित को भी तो चेक करने के लिए जाना है, क्योंकि उन्हें चेक करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। इसलिए स्वाति अब वहाँ पर सभी से कहती है कि आप सभी यहाँ पर अभी रहिए, मैं बस थोड़ी ही देर में आती हूँ। जैसे ही स्वाति ने उन सबको ये कहा तो उसकी इस बात पर अब सभी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। अब उनको ये सब कहने के बाद स्वाति मल्होत्रा उस रूम से बाहर निकलकर एलिवेटर की तरफ जाने लगती है। तो वहीं अपने रूम में रिया भी किंग को यानी को रोहित को देखते हुए कहती है, डैड अब आप बदल गए हो, क्योंकि अब आप मेरे पहले वाले डैड नहीं रहे जैसे पहले होते थे। अब रिया की ये बात सुनते ही किंग अब रिया को हैरानी से देखने लगते हैं, क्योंकि किंग रिया की इस बात से एकदम से ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या गड़बड़ कर दिया जिससे रिया उसे ऐसे कह रही है। अब वो अपनी हैरानी को थोड़ा सा दूर करते हुए अब उसे कहते हैं, ऐसा क्यों कह रही हो रिया तुम? अब किंग की इस बात पर अब रिया कहती है, अब आप मेरे साथ नहीं बल्कि आप मेरे से ज़्यादा अब अलेक्जेंडर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं डैड, क्योंकि आप तो हमेशा से ही जब भी हमारे साथ होते थे तो आप मेरे साथ ही ज़्यादा खेलना पसंद करते थे, इवन प्यार करना भी। लेकिन अब तो आपको शायद अलेक्जेंडर का ही साथ ज़्यादा पसंद आ रहा है। और आर्यन को मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सोल्व करने में हेल्प भी करते हो, क्योंकि पहले तो कभी आप ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि आर्यन तो अपना सारा काम खुद ही करता था। रिया की इस कंप्लेंट भरी बात पर अब इधर इससे पहले के किंग कुछ भी जवाब देते तभी अलेक्जेंडर कहता है, हाँ तो रिया तुम्हें क्यों जेलसी हो रही है? मम्मा भी तो तुम्हारे साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है ना। अगर डैड अभी हमारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो तो तुम्हें इतना बुरा फील क्यों हो रहा है? क्योंकि जब डैड और मम्मा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करते थे तो हमने तो कभी ये ऐसी कंप्लेंट नहीं की। इधर अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही अब आर्यन, जो कि अभी चुप नहीं बैठता, और वो भी कहता है, डैड तो बचपन से ही मेरे साथ चेस खेलते थे और मेरी स्टडी में वो पहले मेरी हेल्प भी करते थे। आर्यन अब किंग की तरफ देखकर कहता है, डैड आप मुझे एडवांस लेवल का मार्शल आर्ट सिखाएंगे क्या? कल आप और मम्मा जैसी फाइट कर रहे थे, इट्स अमेजिंग। अब आर्यन की ये बात सुनते ही अब रिया एकदम से कहती है, हाँ वो तो बहुत अच्छी थी ही, उसमें तो किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है, बट आप दोनों में से तो कोई भी नहीं हारा और ना ही कोई जीता। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। यहाँ पर ये सभी अभी बातें ही कर रहे थे, तो वहीं अब तक स्वाति मल्होत्रा भी रोहित और अनिका के रूम के बाहर खड़ी थी, इसलिए वो अब जल्दी से दरवाजे को खोलकर इधर अंदर चली जाती है और वो फिर दरवाज़ा बंद कर देती है। जैसे ही वो अंदर आई तो उसने देखा कि अनिका तो रोहित के पास बैठी हुई थी, क्योंकि ये दोनों अभी रोहित के पैलेस में इन दोनों को ले आया गया था। इधर स्वाति अब अनिका के पास आकर अब उसके कंधे पर हाथ रख कर कहती है, इस वक्त तुम्हें आराम करना चाहिए अनिका, क्योंकि तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। ज़्यादा समय तक तुम ऐसे नहीं बैठ सकती, इसलिए चलो अभी अपने बेड पर जाओ और लेट जाओ, क्योंकि मुझे ड्रेसिंग करनी है तुम्हारी।
अब स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, माँ ये काम तो एनी भी तो कर सकती है ना, तो फिर आप क्यों कर रही है। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ वो कर तो सकती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपने बच्चों के लिए कुछ करना, क्योंकि करने को तो एनी सब कुछ ही कर सकती है, लेकिन जब मैं अपने बच्चों के लिए अपने हाथों से कुछ करती हूँ तो वो बात एक अलग ही होती है। क्योंकि अपने बच्चों के लिए मैं जो भी कुछ करती हूँ, मुझे जो सुकून मिलता है वो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। इसलिए अब चलो बिना हिचकिचाए यहाँ पर आ जाओ। ये सुनते ही अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिलाती है और अब वो अपने हाथ को अब स्वाति मल्होत्रा के हाथ में रख देती है। तो वहीं इधर स्वाति मल्होत्रा भी बड़े ही आराम से अब अनिका को सहारा देते हुए उसे बेड पर लेकर आ जाती है और अब वो उसे बैठाते हुए ही उसे कहती है कि तुम आराम करो, एनी बस थोड़ी ही देर में आती होगी। अब अपनी माँ की ये बात सुनते ही अनिका ने अब स्वाति मल्होत्रा के हाथ को पकड़कर कहा, आई एम सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा अनिका के पास आकर बैठ जाती है और अब वो अनिका से कहती है, क्या बात है अनिका, तुम मुझसे सॉरी क्यों कह रही हो, क्या हुआ है जिसके लिए तुम्हें सॉरी बोलना पड़ रहा है। अनिका अब अपनी माँ की ये बात सुनकर अब वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मैं जान गई हूँ माँ कि आखिर क्यों आपने दिल्ली छोड़ा था। मुझे उसका रीज़न अब पता चल चुका है और प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी आप एक अनजान शहर में जा कर रही हैं। यहाँ अनिका अब स्वाति से बात करती हैं, क्योंकि अनिका को ने जब से सर जी के चेहरे को देखा था तब से उसे हर एक बात के बारे में पता चल गया था कि आखिर उसकी माँ को उसके जन्म पर ऐसे क्यों भटकना फिरा था, उसे दुनिया के सामने अपने आप को क्यों मरा हुआ साबित करना पड़ा था। अनिका अब यहाँ पर ये बातें कर ही रही थी कि तभी अब वहाँ पर एनी आ जाती हैं और अब वो एनी जब वहाँ पर आती है तो वो अब स्वाति मल्होत्रा से कहती है, मैडम ये एनिका मैडम और रोहित सर के लिए लेप तैयार हो गया है। अब एनी की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा अपनी जगह से उठती हैं और अब वो उठकर एनी के हाथ से उस लेप को ले लेती हैं और उस लेप को लेकर अब वो अनिका से अपने बेड पर लेटने के लिए कहती हैं, क्योंकि उसे अब इस लेप को अनिका के घाव पर लगाना था। यहाँ स्वाति मल्होत्रा अनिका की ड्रेसिंग को अब अच्छी तरह से करने लग जाती हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो उसकी ड्रेसिंग अच्छी तरह से कर देती हैं और अब वो अनिका के माथे पर भी अब उस लेप को लगाने के बाद अब उस लेप को लेकर रोहित के पास जाने लगती हैं। या उस लेप को लगाने के बाद जैसे ही अनिका की अब ड्रेसिंग हो चुकी थी तो अब अनिका को भी उससे इतना सुकून मिल रहा था कि अनिका अब कुछ ही देर में गहरी नींद में चली जाती हैं। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा अब रोहित की ड्रेसिंग करने लगती हैं और साथ ही साथ अभी वो यही सोचती हैं कि तुम्हें होश कब आएगा रोहित, और तुम्हारे पहुंचने से पहले किसने तुम्हारा इलाज किया था। यहाँ स्वाति मल्होत्रा अब अपने ही ख्यालों में थी कि तभी उसने अब वहाँ पर एनी की आवाज़ उसके कानों में आती है, जो कि उसे कह रही थी, बॉस आप यहाँ से जाइए इससे पहले कि कोई इस रूम में आ जाए। एनी की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, यहाँ भी कोई भी नहीं आएगा एनी, यहाँ पर हम सब के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर तो कैप्टन सुजैन से मिलने के लिए गए हुए हैं, तो वहीं करण के साथ कुछ लोग राजमहल में गए हुए हैं। वैसे अब तुम यहीं पर रुको और हाँ अनिका और रोहित पर ध्यान देते रहना, क्योंकि इन दोनों को ही अभी हम सबकी केयर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब एनी कहती है, ओके बॉस, कमांड एक्सेप्टेड, अब आप जाइए, मैं देखती हूँ। इधर ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा भी अब वहाँ से बाहर जाने लगती है। इधर अब स्वाति मल्होत्रा के जाने के बाद अब उस रूम को वो बाहर से लॉक कर देती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा नहीं चाहती थी कि भी किसी को भी यहाँ पर पता चले कि अंदर रोहित और अनिका है। और अब वो उस दरवाजे को लॉक करने के बाद अब वो वहाँ से बच्चों के रूम की तरफ जाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ इधर लंदन के पास एक गांव में दोनों ही औरतें अभी तक लंदन पहुंच चुकी थी। अब उनमें से अब एक औरत अपनी मैडम से कहती है,
अच्छा हुआ मैडम जो उन पंछियों ने हमें पहले ही अलर्ट कर दिया, क्योंकि उन पंछियों के अलर्ट करने से हमें मौका मिल गया वहां से निकलने का। क्योंकि अगर हमें किसी कुछ भी पता नहीं चलता तो फिर तो हम तो उन सब के सामने ही आ जाते। अब अपनी उस असिस्टेंट की इस बात पर अब वो औरत कहती है, मुझे मेरे बच्चे के साथ कुछ वक्त और रहना चाहिए था, क्योंकि मैं बस अपने बच्चे के साथ कुछ समय और रहना चाहती थी। अब उसकी इस बात पर अब उसकी असिस्टेंट कहती है, मैडम आप चिंता मत कीजिए, और वैसे भी आपने रोहित मारवा को जो क्लू देना था वो आप उसे दे चुकी हैं, जिसके द्वारा वो सब कुछ जान सकते हैं। और इसके बाद रोहित बाबा भी अब अपना रास्ता खुद ही बना लेंगे, क्योंकि उनकी योग्यता के ऊपर तो कोई शक ही नहीं कर सकता। अब उस असिस्टेंट की इस बात पर अब उसकी मैडम कहती है, अगर ऐसा हो तो फिर बिल्कुल ही सही होगा, और अगर मेरा बच्चा मेरे बारे में अगर किसी को भी ना बताए तो वो और भी अच्छा होगा, क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ कि वो किसी को भी कुछ भी नहीं बताएगा क्योंकि इस दुनिया के लिए मेरा मर जाना ही सही है। वरना अगर उन लोगों तक इस बात के बारे में खबर लगी तो वो लोग मेरे बच्चों को और भी ज़्यादा परेशान करेंगे मुझसे सच जानने के लिए। अब अपनी मैडम की इस बात पर अब उनकी असिस्टेंट कहती है, मैडम क्या वो राज अनिकरण फार्मेसी से ही जुड़ा हुआ है? अब उस असिस्टेंट की ये बात सुनते ही वो औरत बस अपनी असिस्टेंट को ही देखने लगती है, और अब वो उसके चेहरे पर एक स्माइल भी थी। अपनी मैडम के इस चेहरे पर स्माइल को देखकर अब वो सब कुछ इधर वो असिस्टेंट समझ जाती है, और अब वो लेकिन वो जब देखती है तो उसकी मैडम के चेहरे पर खामोशी तो थी, लेकिन वो स्माइल कर रही थी। कुछ देर के बाद वो अब अपने घर के इधर अंदर चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ इधर पेरिस के राजमहल में आज राजसभा बैठाई गई थी। रॉयल फैमिली का हर एक इम्पोर्टेंट मेंबर को यहाँ पर इस राज्यसभा के लिए बुलाया गया था। उन सबको यहाँ पर इनवाइटेड किया गया था। इधर अपनी चेयर पर इस राज्यसभा में कवीना लिशा अपनी एक बड़ी सी किंग साइज चेयर पर बैठी हुई थी, तो वहीं उनके बगल में धनंजय पीरामल खड़े थे, और उनके सामने पेरिस पुलिस ऑफिसर के साथ साथ कैप्टन सुजैन और उनके साथ उनकी टीम मेंबर और इंडिया के भी कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर जैसे कि इंस्पेक्टर अब्बास भी वहीं पर ही थे। वहां पर अब सभी के चेहरे पर ही मास्क लगा हुआ था। इधर कवीना लिशा सभी से ही कहती है कि राज्यसभा शुरू की जाए। अब तक वहां पर करण गुलेरिया के साथ साथ सभी आ चुके थे। इधर अंजलि मल्होत्रा का मन था कि वो आलिशा के पास जाकर खड़ी हो जाए, क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ खड़ी होकर उसे ये दिखाना चाहती थी कि उसकी माँ हमेशा उसके साथ खड़ी है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इधर करण गुलेरिया के साथ वो भी बैठ जाती हैं यहाँ कैप्टन सुजैन। अब रानी साहिबा के इस आदेश पर अब वो कहना शुरू करते हैं कि गुड मॉर्निंग हर हाइनेस। इस बात पर अब कवीना लिशा भी उन्हें विश करती है। इधर कैप्टन सुजैन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, रानी साहिबा, शीला, दमयंती देवी और महेंद्र पीरामल, इन सभी पर आरोप हैं कि ये गांव में उस वायरस को फैला रहे थे, और ये उस गांव में वायरस को फैलाकर इन मासूम लोगों की जान को भी लेना चाहते थे। इनकी वजह से ही हजारों मासूमों की जान पर बन आई थी। इन सभी पर ही आरोप लगे हैं अब यहाँ पर, क्योंकि कवीना लिशा भी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी, और एक कविन होने के नाते वो इस बात पर अब आलिशा उन सभी की ही तरफ देखते हुए कहती है, क्या आप लोगों को कुछ कहना है अपनी सफाई में? अब कवीना लिशा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि नहीं रानी साहिबा, आप हमें जो नहीं। अब यहाँ पर कवीना लिशा की इस बात पर अब दमयंती कहती है कि रानी साहिबा, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं कहना। आप हमें जो भी सज़ा देना चाहती हैं वो आप हमें दे सकती हैं, लेकिन आप जो सज़ा हमें देगी, क्या वही सज़ा आप राजीव को भी देंगी? इस काम में तो हमारे साथ राजीव गुलेरिया भी तो शामिल था,
और हाँ, मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर भी दे दीजिए। यहाँ पर दमयंती ने एक ऐसा पासा चला था, एक ऐसा दाव चला था जिसे जिसे कि राज्यसभा में वो अपने आप को इस सजा से बचा ले, क्योंकि राजीव बालिशा के लिए क्या अहमियत रखता था वो बात दमयंती अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए दमयंती देवी ने जानबूझकर राजीव गुलेरिया का नाम लिया था कि हमारे साथ तो इस मिशन में वो भी शामिल था, क्योंकि प्लान तो उसी ने ही मिलकर बनाया था ना, तो क्या उसे भी यही सजा देंगी। और साथ के साथ उन्होंने अब अपनी ग्रैंड डॉटर यानी कि लतिका की भी डिमांड कर दी थी। और वो कहती है कि प्लीज़ आप उसे मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरी ग्रैंड डॉटर के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। बस मेरी एक ग्रैंड डॉटर ही मेरे साथ हैं। दमयंती की इस बात पर अब कविनालिशा को गुस्सा तो बहुत ही आ रहा था, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक तो राजीव गुलेरिया का नाम ले लिया था और दूसरा उसने यहाँ पर उसकी बेटी लतिका का भी नाम ले लिया था। लेकिन यहाँ अब धनंजय पीरामल, जो कि इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए वो कविनालिशा को शांत रहने का इशारा करते हैं कि ये एक राज्यसभा चल रही है और यहाँ पे उसे एज ए कविन अपना फैसला सुनाना होगा। वो यहाँ पर पर्सनली ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि उसकी छवि पर भी बात आ जाए। इसलिए धनंजय अब उसे शांत रहने के लिए कहते हैं और वहीं दमयंती देवी से अब धनंजय कहते हैं कि तुम्हारी ग्रैंड डॉटर कौन है, क्या तुम साफ साफ बताओगी। अब धनंजय की इस बात पर अब दमयंती देवी कहती है कि रानी साहिबा की गोदली हुई बेटी वो मेरी ग्रैंड डॉटर है। दमयंती देवी पर की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल अब दमयंती से कहते हैं कि मेन पॉइंट पर आओ दमयंती। इस बात पर अब दमयंती फिर से कहती है, अगर मुझे और शीला को सजा मिली तो यहाँ पर सजा राजीव गुलेरिया को भी उतनी ही मिलनी चाहिए जितनी हमें मिलेगी। और साथ के साथ मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर प्रिंसेस लतिका भी चाहिए। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आपको मुझे छोड़ना होगा, क्योंकि अगर आप मुझे सजा दे रहे हैं तो आपको मेरी इन दोनों ही शर्तों को मानना होगा। और अगर आप मेरी शर्तों को नहीं मान सकते तो फिर आप मुझे किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं दे सकते। दमयंती देवी ने यहाँ पर बड़ी ही चालाकी से अपनी दोनों ही कंडीशन उनके सामने राज्यसभा में यहाँ पर इस राज्यसभा में रख दी थी। अब दमयंती देवी की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल को बहुत ही गुस्सा तो आता है, लेकिन अब वो बड़े ही कामली अब कहते हैं कि इस बात का क्या सबूत है तुम्हारे पास कि प्रिंसेस लतिका तुम्हारी ग्रैंड डॉटर है। धनंजय पीरामल की इस बात पर अब दमयंती देवी कहती है कि लतिका मेरी बेटी लच्छो की बेटी है और लतिका रोहित मारवा को बहुत साल पहले मिली थी। आपको अगर सच जानना है तो आप अपने बेटे रोहित से पूछ सकते हैं। अब ये सुनते ही धनंजय पीरामल अब हैरानी से आलिशा की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि धनंजय को तो इन सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और अब वो पहले तो अपने इमोशंस को संभालते हैं और अपने गुस्से को भी संभालते हैं। और अब जब उन्हें लगता है कि अब उन्होंने अपने गुस्से पर पूरी तरह से अब कंट्रोल किया हुआ था, तो अब वो दमयंती की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं कि इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है कि प्रिंसेस लतिका तुम्हारी ग्रैंड डॉटर है। क्या तुम उसके बारे में कोई सबूत पेश कर सकती हो? तुम जो दावा कर रही हो कि वो तुम्हारी ग्रैंड डॉटर है, तो क्या तुम उसके बारे में कोई सबूत या कोई प्रूफ पेश कर सकती हो? अब यहाँ पर इस बात पर अब दमयंती देवी सीधे ही कहती है कि आप ऐसा कीजिए ना कि आप डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। मैं डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हूँ। अब सब कुछ रानी साहिबा के हाथ में ही है, क्योंकि डीएनए में तो कोई झोल होता ही नहीं है। या तो वो मुझे और शीला को छोड़ दे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उन्हें लतिका को हमें देना ही होगा और साथ ही साथ राजीव गुलेरिया को भी हमारे साथ ही उतनी ही सजा देनी होगी। अब यहाँ पर दोनों ही बातें रानी साहिबा के ऊपर हैं, क्योंकि अब उनकी जैसी मर्जी होगी मुझे मंजूर होगी। दमयंती की अब ये बात सुनकर तो अब शीला को, जहाँ उसके ऊपर बहुत ही प्राउड हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात को सुनकर महेंद्र को अब ये सारी ही बातें सुनकर उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि सच में ये दमयंती कितनी ही बेकार औरत है। उसे अब यही लग रहा था कि ये दोनों खुद के अलावा किसी और के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकती हैं, क्योंकि वो
प्रिंसेस लतिका को भी यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए ला रही थी। महेंद्र अब यहाँ पर बड़ी ही उम्मीद से अब धनंजय पीरामल को ही देख रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि आज यहाँ पर जो भी कुछ फैसला होगा वो सही ही होगा। इसलिए अब वो उनसे कहते हैं, भाई मुझे बस एक मौका दे दीजिए, मैं दोबारा ये काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि महेंद्र ने जब देखा कि ये दोनों बस अपने लिए ही सजा कम कराने की बात कर रही है, क्योंकि दमयंती की बातों में कहीं पर भी महेंद्र का नाम नहीं था, इसलिए अब महेंद्र को भी अब उनसे कोई उम्मीद नहीं रही। इसलिए वो बस अब धनंजय के सामने गिड़गिड़ा कर अब ये सब कहता है, और अब वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब मैं इस काम को पूरी तरह से छोड़ दूंगा। अब मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूँगा, इस राजमहल के लिए सेवा करूँगा। आप बस मेरे ऊपर रहम करो। आप मेरे राम भैया हैं और मैं आपका लक्ष्मण भाई हूँ। मुझे माफ़ कर दो भाई। अब यहाँ पर महेंद्र अब बड़ी ही उम्मीद के साथ अब धनंजय के सामने ऐसे गिड़गिड़ाने लगता है।